हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे हम इंडिया का। तो वहाँ हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो संविधान है वो बना कैसे था, उसके बनने का प्रोसेस क्या था। तो हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत महसूस हुई थी। तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था पढ़ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे कुछ एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट जो बनाए गए थे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। तो वहाँ हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखा था। देन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 देखा था। तो हमने देखा था 1600 में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। भारत आके वो ट्रेडर्स बने। ट्रेडर्स बनने के बाद धीरे धीरे वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने लगे थे इंडिया में आके, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ये जाने लगे थे। तो 1773 में क्या हुआ, जो ब्रिटिश क्राउन था उसने सोचा कि अब क्या है, कंपनी को थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहिए। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा टू रेगुलेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब क्या है, कंपनी का फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव भी था और ट्रेडिंग भी था, यानी कि वो ट्रेड भी कर रहे थे और यहाँ पे सरकार चलाने की कोशिश भी कर रहे थे। देन क्या है, 1773 में हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया। देन उसके बाद 1774 में हमने क्या है, सुप्रीम कोर्ट देखा था, 1774 में बना था और ये 1773 एक्ट के द्वारा बनाया गया था। देन उसके बाद क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। तो यहाँ पे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक था पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल जो था वो क्या है, यहाँ पे जो टेरिटरीज जो एक्वायर की थी कंपनी ने, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना इसका काम था। और दूसरा था कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल पार्ट जो था इनका, वो क्या देखता था, ट्रेड देखता था। तो बेसिकली यहाँ बोल सकते हैं कि डायआर्की आ चुकी है, ड्यूअल गवर्नमेंट आ चुका है। एक जो गवर्नमेंट है वो क्राउन के थ्रू चलाई जा रही है, पॉलिटिकल जो पार्ट है वो क्राउन चला रहा है, और कॉमर्शियल पार्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। तो पॉलिटिकल में क्या है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल आए थे जो जो पॉलिटिकल फंक्शंस देखते थे। देन उसके बाद यहाँ पे कॉमर्शियल में क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए थे जो ट्रेड फंक्शन देखता था कंपनी का। देन उसके बाद क्या है, हमारा आया था 1793 में एक चार्टर एक्ट आया था। और इस चार्टर एक्ट में क्या था, हमको यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे, इनकी जो सैलरी थी वो इंडियन रेवेन्यू से मिल रही थी। ठीक है, जो इंडिया में जो टैक्स कलेक्ट हो रहा था वहाँ से इनको सैलरी पे की जा रही थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। यानी कि जो जो क्राउन के अंडर जो ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं क्राउन के अंडर, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो यहाँ पे इंडिया के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम करेंगे, उनका रेवेन्यू भी हम इंडियंस पे करेंगे। तो ये 1793 में हुआ था। देन उसके बाद क्या है, 1813 का चार्टर एक्ट आता है। तो इस चार्टर में क्या था, यहाँ पे चाइना और चाय, इन दोनों का जो ट्रेड था वो कंपनी के पास बचा था। बाकी सारे ट्रेड जो थे कंपनी से छीन लिए गए थे। यानी कि अब जो कंपनी थी धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रही है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनने की कोशिश करेगी अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है। तो अब क्या है, ट्रेड से ये धीरे धीरे ट्रेडिंग कंपनी अब नहीं रहेगी, धीरे धीरे ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाएगी 1833 में। और यहाँ पे 1813 में क्या हुआ था, एजुकेशन के लिए बहुत ही बड़ा काम हुआ था। और एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज़ जो थे यहाँ पे अलॉट करवाए गए थे। तो एजुकेशन से बेसिकली यहाँ पे मतलब था वेस्टर्न एजुकेशन।
देन उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, सबसे मेन चीज़ थी यहाँ पे जो ट्रेड था जो कंपनी का वो ख़त्म हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही थी, अब ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई थी। अब ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे इंडिया में। जो भी इन्होंने यहाँ पे टेरिटरीज़ पे कब्जा किया है, एक्वायर की हैं, उनका क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ये चलाएंगी और वहाँ से टैक्स कलेक्ट करेंगी और यहाँ से क्या है ये टैक्स से मुनाफा कमाएंगे। और यहाँ पे 1833 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था, स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था, इसी एक्ट के द्वारा ये किया गया था। और ये किया गया था 1843 में स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था। देन उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पे क्या है सेपरेशन ऑफ पावर हुई थी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर हुई थी। और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर में क्या हुआ था, जो 1833 तक क्या है ये ट्रेड जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ख़त्म हो चुका है। अब ये क्या है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर में क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी और कुछ पार्ट जो है वो क्राउन देखेगा। तो इस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर कर ली गई थी। ये हम सब पिछली क्लास में हम ये देख चुके हैं। देन यहाँ पे एक चीज़ और हुई थी 1853 में, ओपन कंपटीशन हुआ था, किसके लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए, यानी कि जो सिविल सर्विसेज की जो जॉब हुआ करती थी उस टाइम, सिविल सर्वेंट्स जिनको बोला जाता था, उनके लिए ओपन कंपटीशन कर दिया गया था। अब क्या है इंडियंस भी वहाँ पे पार्ट ले सकते थे और यूरोपियंस भी वहाँ पे पार्ट ले सकते थे। और इसके लिए क्या है एक एग्ज़ाम होने लगा था और ये एग्ज़ाम कहाँ, ब्रिटेन में हुआ करता था। तो इंडियंस में क्या है जो भी ब्रिटेन जाके अफोर्ड कर सकता है एग्ज़ाम देना, तो वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकता था और सिविल सर्वेंट क्या है रिक्रूट हो सकते थे। तो यहाँ तक क्या है हम कल पढ़ चुके थे। तो ये सारे इवेंट्स थे वो थे जो रिवॉल्ट हुआ था हमारा 1857। तो इससे पहले के ये सारे इवेंट्स थे। और आज हम क्या है 1857 के बाद के जो इवेंट्स हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं, जो 1857 से पहले जितने भी जो एक्ट थे वो चार्टर एक्ट हुआ करते थे। ये पहले जो दो एक्ट हैं 1773 और 84 वाला, ये रेगुलेटिंग एक्ट थे, ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए थे। देन उसके बाद क्या है यहाँ पे चार्टर एक्ट देखने को मिले हैं। देन 1857 के बाद जितने भी थे वो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर काउंसिल एक्ट, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, काउंसिल एक्ट थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब क्या है ब्रिटिशर्स जो हैं सरकार चलाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या है 1857 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में। 1857 में क्या है रिवॉल्ट हो चुका है, लोग क्या है वहाँ पे इंडिया में लोग विद्रोह कर चुके हैं। तो अब क्या है यहाँ पे जो क्राउन है ब्रिटिश क्राउन, तो यहाँ पे क्या है क्राउन को दिख रहा है कि इंडिया में क्या है लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। तो अब क्या है क्राउन को दिख रहा है कि अब इंडिया में क्या है जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो जिम्मेदारी है वो कंपनी नहीं ले सकती है, उठा सकती है, क्योंकि अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए जो वहाँ पे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। तो अब ये क्या है कंपनी नहीं कर सकती है। तो इसीलिए क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है, एंड हो गया है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का, और सारे एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि जो प्रोसेस है अब क्राउन का रूल यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी तक क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन दोनों मिलके कर रहे थे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, बट अब क्या है यहाँ पे सिर्फ क्राउन जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा इंडिया में। सरकार किसकी होगी अब, क्राउन की होगी। क्राउन यहाँ पे क्या है अपनी सरकार चलाएगी, ब्रिटिश क्राउन। तो इसीलिए क्या है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि अब क्या है यहाँ से सरकार चलाने की कोशिश की जाने लगेगी।
ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इस एक्ट को क्या है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाने लगा था, या फिर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे बोला जाने लगा कि ये इंडिया को गुड गवर्नमेंट देने की कोशिश की जाने लगी है क्राउन के थ्रू, तो इसीलिए इसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो पोजीशंस थे इंडिया में जो कंपनी ने किए थे, पोजीशंस थे इंडिया में, यानी कि जो टेरिटरीज जो एक्वायर की थी, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टेरिटरीज एक्वायर की थी, अब वो सारी किसके, क्राउन के अंडर चली गई हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो ख़त्म हो चुकी है, तो इन टेरिटरी के ऊपर भी तो किसी का हक होगा। तो ये सब क्या है, अब क्राउन की तरफ चली गई हैं, क्राउन के अंडर चली गई हैं। और यहाँ क्या है, एक थर्ड गवर्नमेंट भी देखने को मिली है, जो थे हमारे मुगल्स। तो मुगल्स क्या है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना जो एरिया था उस पर गवर्न कर रहे थे। तो ये हिस्ट्री का पार्ट है, हम हिस्ट्री में देखेंगे। तो यहाँ जो ड्यूअल गवर्नमेंट जो स्टार्ट हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में, वो भी अबॉलिश कर दी गई। अब क्या है, जो सोल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी वो रहेगी क्राउन। अब सरकार क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाएगी, ब्रिटिश क्राउन चलाएगा। और यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट हुआ करती थी उसको क्या है, वाइस रॉय में कन्वर्ट कर दिया गया। अब क्या है, यहाँ से वाइस रॉय स्टार्ट होता है, वाइस रॉय की पोस्ट स्टार्ट होती है। और ये वाइस रॉय जो है वो डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्राउन को। और यहाँ पे फर्स्ट जो वाइस रॉय बने थे वो थे कैनिंग, और लास्ट जो बने थे वो थे माउंट बैटन। ठीक है, माउंट बैटन क्या है, वो आज़ादी तक रहे थे, ये 1847 तक रहे थे। और 1847 में इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद क्या था, इनको हटा दिया गया था। और उसके बाद कौन बने थे, ये हम कल देख चुके थे। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे 1859 में क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था 1859 में। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, किसने लाया था, डलहाउसी ने लाया था, डलहाउसी ने लाया था। और ये 1848 में लाया था इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था, इसमें अगर कोई रूलर मर जाता है, यानी कि किसी रूलर की, किंग की डेथ हो जाती है विदाउट सन, यानी कि उसका कोई खुद का बच्चा नहीं होगा, तो उसकी सारी टेरिटरी जो है उसका कोई हकदार नहीं होगा अगर राजा का, तो उसकी सारी टेरिटरी जो है ब्रिटिश के अंडर चली जाएगी। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब 1859 तक क्या था, इसको ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि अब जो था टेरिटोरियल एक्सपेंशन ब्रिटिशर्स को करना ही नहीं था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे अपना कब्जा जमा चुके थे। तो अब टेरिटरी बची ही नहीं थी वहाँ पे कब्जा करने के लिए इंडिया में, तो अब इसको ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, पहला जो स्टेट था तो वो था सतारा, यहाँ पे सबसे पहले इम्प्लीमेंट कराया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को 1848 में। और लास्ट जो टेरिटरी थी वो थी अवध, और यहाँ पे 1856 में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था। तो ये बेसिकली हिस्ट्री का पार्ट है, बट यहाँ पे हमने देख लिया है। देन उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हुआ था, एक नया ऑफिस आया था। ठीक है, और वो ऑफिस था किसका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक ऑफिस आया था, और इसमें क्या है, 15 मेंबर हुआ करते थे, 15 मेंबर्स हुआ करते थे। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हुआ करते थे। और यहाँ पे इसके थ्रू क्या था, इनके थ्रू क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू रूल्स बनाए जाते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते थे इंडिया को गवर्न करने के लिए। तो यहाँ पे हमको देखने को मिला है कि जो गवर्नमेंट थी इंडिया की वो दो तरह से चलाई जा रही है। ठीक है, तो जैसे ये इंडिया है हमारा, यहाँ पे जो टेरिटरीज एक्वायर की गई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, तो एक जो था यहाँ पे वाइस रॉय जो था वो बैठा दिया गया था, और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था। तो ये रिप्रेजेंट करता था डायरेक्टली किसको, क्राउन को,
रिप्रेजेंट करता था। यहाँ ब्रिटिश क्राउन बैठा हुआ है और यहाँ पे एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे। ये किसको रिप्रेजेंट करते थे? ये करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो क्राउन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये दो तरीके थे जहाँ से इंडिया की गवर्नमेंट क्या है चलाई जा रही थी, एक वाइसरॉय के थ्रू और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू। बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये पार्ट जो था वो लॉ मेकिंग हुआ करते थे, तो ये लॉ बनाते थे। और यहाँ पे वाइसरॉय का काम हुआ करता था टैक्सेस को कलेक्ट करना, मॉनेटरी फंक्शंस देखना और लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो ये सारा काम जो वाइसरॉय का हुआ करता था। देन उसके बाद क्या है, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया और यहाँ पे क्या है, अब 1861 में क्या हुआ था, इंडियन को क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट मिलने लगा था। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स को लगने लगा था, क्राउन को लगने लगा था कि इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मूव था क्राउन का, उनका मेन मकसद जो था वो इंडियंस को गवर्नमेंट में इंक्लूड करना बेसिकली नहीं था। उनका इंटेंशन बस इतना सा था कि जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उस तरह का जो विद्रोह है दोबारा उनको देखने को ना मिले। तो इसीलिए उन्होंने सोचा, क्राउन ने सोचा, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि चलो इनको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है पार्ट दे देते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा पार्ट अगर इंडियंस को मिलेगा तो ये रिवॉल्ट वाली सिचुएशन क्या है अवॉइड हो जाएगी। अब क्या है, इनको इंडियंस को भी लगने लगेगा कि हाँ हम भी सरकार का पार्ट हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट मिलने लगा था इंडियंस को। और वाइसरॉय की जो काउंसिल हुआ करती थी, वाइसरॉय हुआ करता था, इसकी जो काउंसिल हुआ करती थी, वहाँ पे इस काउंसिल में क्या है, जो एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे और एक हुआ करते थे लेजिस्लेटिव। तो इस लेजिस्लेटिव जो काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस था, यहाँ पे इंडियंस को जगह मिलने लगी थी। और ये कौन होते थे, लॉ मेकिंग, ये लॉ बनाया करते थे। बेसिकली ये नॉमिनल पोजीशंस हुआ करती थी इंडियंस के लिए। और यहाँ एग्जीक्यूटिव में क्या है, ये इम्प्लीमेंट किया करते थे, ठीक है, लॉज को। तो एग्जीक्यूटिव में अभी क्या है, इंडियंस को पार्ट नहीं मिला है, ये काफ़ी बाद में जाके मिलेगा। तो इस प्रोसेस में क्या है, 1862 में जो कैनिंग था, जो वाइसरॉय था कैनिंग की, तो कैनिंग ने क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी यहाँ पे इन 3 इंडियंस को जगह दी थी। वो थे राजा ऑफ बनारस, ठीक है, और पटियाला के महाराजा, और थे सर दिनकर राव। तो ये 3 इंडियंस थे जिनको यहाँ पे सबसे पहले कहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिली थी बाय कैनिंग। देन इसके बाद क्या है, वाइसरॉय था, उसको क्या है ऑर्डिनेंस इशू करने का भी यहाँ पे पावर मिल चुकी थी। और ये ऑर्डिनेंस आज भी देखा जाता है, प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस पास करने का पावर है आज के टाइम। तो आप यहाँ पे क्या है कमेंट कर सकते हैं कि ऑर्डिनेंस पावर जो है प्रेसिडेंट की किस आर्टिकल में लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, वाइसरॉय को अब ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर मिल चुकी है और ये 6 मंथ्स के लिए हुआ करती थी, आज भी 6 महीने के लिए होती है। देन उसके बाद क्या है, वाइसरॉय को राइट मिल चुका था न्यू प्रोविंसेस को बनाने के लिए, उनकी बाउंड्रीज को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो हमारा पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका बेसिस क्या है, ये जो प्रोविज़न है वाइसरॉय का वो बना है। तो जो पार्ट 1 जो है, जहाँ पे हम क्या है टेरिटरीज देखते हैं इंडिया की, तो ये पार्ट जो है हमारा कहाँ से, यहाँ से ही देखने को मिला है। देन उसके बाद क्या है, वाइसरॉय को क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की, प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की पावर भी मिल चुकी है। और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी थी वो थी बंगाल में बनी थी, ठीक है, 1862 में
देन बनी थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बनी थी, जो आज हमारा यहाँ राजस्थान गुजरात ये सारा जो प्रोविंस है वो सारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हुआ करता था, और 1866 में बनी थी। देन उसके बाद पंजाब में बनी थी, कहाँ पे, 1897 में बनी थी। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई थी वाइसरॉय के थ्रू। अब यहाँ पे क्या है देखने को मिला है, ये काउंसिल एक्ट क्यों बोला गया है इसको, काउंसिल एक्ट। इससे पहले जितने भी एक्ट थे उनको चार्टर एक्ट बोला जाता था, अब इसको काउंसिल एक्ट बोला जाने लगा है। तो काउंसिल एक्ट में क्या है, जैसा हमने देखा था चार्टर एक्ट 1853 में क्या था, पावर की सेपरेशन हो गई थी पावर की। वहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस थे तो उनको अलग कर दिया गया था। तो सेपरेशन ऑफ पावर में क्या हुआ था, तो यहाँ हमने क्या देखा था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था तो उसके अंदर एक काउंसिल हुआ करती थी। इस काउंसिल का जो काम हुआ करता था वो एडमिनिस्ट्रेशन करना था, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना हुआ करता था। तो इस काउंसिल को क्या है, अब इस काउंसिल के थ्रू क्या था, इंडियंस को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में लाना इसका मेन मकसद हुआ करता था। तो इसीलिए क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया था 1861, क्योंकि यहाँ से जो है इंडियंस का अब क्या है लेजिस्लेशन में पार्ट देने लगे थे अब इंडिया को, तो इसीलिए यहाँ पे इसका नाम इंडियन काउंसिल एक्ट रखा था, क्योंकि अब काउंसिल में जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, और इसके अंडर में इसके साथ क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो क्या है लॉ मेकिंग किया करती थी। देन उसके बाद 1861 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी उसको कन्वर्ट करके वाइसरॉय कर दिया गया, ठीक है। और वाइसरॉय के अंडर क्या है, ये जो काउंसिल थी वो अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये वाइसरॉय के अंडर हुआ करती थी। और यही जो काउंसिल थी आगे जाके क्या है प्रिकर्सर बनेगी किसका, पार्लियामेंट का। धीरे धीरे इसको क्या है डेवलप किया जाएगा एज अ पार्लियामेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये था, ये अब क्या है जो हमारा जो यहाँ पे प्रशासन चलेगा वो क्या है वाइसरॉय के अंडर चलेगा और एक क्राउन के अंडर चलेगा, जो अभी हम देख चुके हैं। अब यहाँ से इंडियंस को प्रशासन में जगह मिलने लगी है, लॉ मेकिंग में इंडियंस को जगह मिलने लगी है। अब कुछ लॉ जो है इंडियंस के सामने बनाए जाएंगे, इंडियंस के पूरी तरह से इंडिया के इंडियंस नहीं बनाएंगे, बट ये है कि इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा जब लॉ बनाए जाएंगे इंडिया के लिए। तो यहाँ पे क्या है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है लेजिस्लेशन में इंडियंस को जगह मिली है, अभी एग्जीक्यूशन में नहीं मिली है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है इंडियंस, जो है एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं अभी किसी भी लॉ को। तो यहाँ पे हमने देखा था 1773 चार्टर एक्ट से क्या हुआ था, 1861 तक क्या हुआ था, हमारा सेंट्रलाइजेशन हुआ था, ठीक, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुई थी। और 1861 से लेके 1935 तक क्या रहेगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर का। तो ये अभी तक हमने देखा था, अभी तक सेंट्रलाइजेशन चल रहा था। देन उसके बाद क्या है, अब स्टार्ट हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होने का। और 1833 में क्या है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट आई थी, ये अभी हम देख चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या है 1773 से 1861 तक हम देख चुके हैं। और अब क्या है 1861 के बाद हम देखेंगे कि अब क्या है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा टिल क्या है 1835 में क्या है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी, तो ये हम 1935 में देखेंगे। देन उसके बाद क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 में क्या हुआ था, वाइसरॉय को क्या है एम्पावर किया गया था टू फ्रेम रूल्स, ये भी हम देख चुके थे। उसको एक काउंसिल मिली थी और यहाँ पे क्या है उसको जो इंडिया को रूल करने का यहाँ पे राइट मिल चुका है वाइसरॉय को। तो यहाँ पे क्या है फ्रेम ऑफ रूल्स, इनको पावर मिल चुकी है वाइसरॉय को रूल्स फ्रेम करने की ऑफ बिजनेस
ठीक है। फ्रेम रूल्स ऑफ बिजनेस, ये पावर क्या है, वायसरॉय को मिल चुकी है। और ये सेम वही पावर है जो आज के टाइम प्रेसिडेंट को मिलती है आर्टिकल 77 के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आर्टिकल 77 है उसकी नींव यहाँ से रखी गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 में रखी गई थी। देन उसके बाद इसी एक्ट में क्या हुआ था, पोर्टफोलियो सिस्टम भी आया था, पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, 1859 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय कैनिंग। कैनिंग को क्या है, फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम बोला जाता था। तो यहाँ पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक मिनिस्टर के अंदर एक डिपार्टमेंट रहना या एक मिनिस्ट्री रहना। तो जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी जो मिनिस्टर हैं उनके अंडर क्या है, एक मिनिस्ट्री दे दी जाती है या फिर एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कि आप इस डिपार्टमेंट के अंडर रूल बना सकते हैं और क्या है उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। तो इनिशियली यहाँ पे क्या था, पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या थे, 5 पोर्टफोलियो हुआ करते थे। वो थे होम, रेवेन्यू, देन थे मिलिट्री, उसके बाद था लॉ, देन फिनेंस, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो इसको आज हम PWD डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो ये थे 5 पोर्टफोलियो सिस्टम जो उस टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे। 1859 में कैनिंग ने लेके आया था ये पोर्टफोलियो सिस्टम। तो यहाँ क्या है, PWD डिपार्टमेंट को देख लेते हैं। तो ये क्या है, डलहौसी लेके आए थे, डलहौसी के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था PWD डिपार्टमेंट। तो PWD डिपार्टमेंट क्या था, ये कंस्ट्रक्शन जो हुआ करता था उस टाइम रेलवेज़ का या रोड्स का, बेसिकली क्या है कनेक्टिविटी को देखा करता था कि उनका जो ट्रेड है वो इफ़िशिएंट वे से क्या है ट्रेड होता रहे। तो ट्रेड को इफ़िशिएंट वे में कंडक्ट करने के लिए जो कनेक्टिविटी है तो उसको देखने का काम PWD डिपार्टमेंट को हुआ करता था। तो ये रेलवेज़ बनाया करते थे, रोड्स बनाया करते थे और कैनाल्स बनाया करते थे, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किया करते थे फॉर ट्रेड पर्पस। तो ये डिपार्टमेंट जो था PWD डिपार्टमेंट वो डलहौसी लाए थे और ये लाए थे 1854 में। तो यहाँ पे क्या है, डलहौसी के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें लाई गई हैं, वो सब क्या है हम हिस्ट्री में देखेंगे, वो हिस्ट्री का पार्ट है। तो आज क्या है हम सिर्फ पॉलिटी के वर्जन से देखेंगे। तो यहाँ पोर्टफोलियो सिस्टम भी आ चुका है। तो अभी तक क्या है, 1773 तक क्या था, 1773 से पहले यहाँ एक हुआ करता था गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल में एक गवर्नर बैठा हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इस गवर्नर ऑफ बंगाल जो था इसके अंडर क्या है कुछ मेंबर्स हुआ करते थे, बेसिकली 4 मेंबर्स, 4, 5, 6 मेंबर हुआ करते थे जो क्या है लेजिस्लेटिव किया करते थे, जो लेजिस्लेशन किया करते थे और एग्जीक्यूशन भी किया करते थे लॉज का। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर हुआ करती थी इन 4 मेंबर्स के, इसके जो मेंबर्स हुआ करते थे गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर। देन उसके बाद क्या है 1773 में क्या हुआ, 1773 में ये जो पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल की उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और इसके अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थी, उसके अंदर भी ये काउंसिल हुआ करती थी। ठीक है, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। तो यहाँ से क्या है हमारा काउंसिल का गठन होना स्टार्ट हो गया है। इससे पहले सिर्फ एक ये मेंबर्स हुआ करते थे, कुछ मेंबर्स हुआ करते थे पर्टिकुलर। ठीक है, 4-6 मेंबर हुआ करते थे जो क्या है लेजिस्लेशन देखा करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिकली देखा करते थे। अब क्या है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ गया 1773 में। देन 1833 में क्या हुआ, इस पोस्ट को चेंज करके कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये इंडिया का गवर्नर जनरल रहेगा। 1833 में ये पोस्ट चेंज हो गई है और यहाँ पे क्या है काउंसिल रहेगी ये, और इस काउंसिल में क्या है 4 मेंबर्स रहेंगे। और 4 मेंबर्स में भी क्या है 3 जो मेंबर रहेंगे वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव देखेंगे। ठीक है, और प्लस 1 मेंबर जो रहेगा वो रहेगा लॉ मेंबर। ठीक है, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, आज रिवीजन देख रहे हैं उसका। तो यहाँ पे एक मेंबर जो रहेगा लॉ मेंबर रहेगा, और ये कौन थे, मकॉली, पहले लॉ मेंबर मकॉली थे।
देन उसके बाद 1853 आता है। 1853 में सेपरेशन हो जाती है पावर की लेजिस्लेशन में और एग्जीक्यूशन में। देन उसके बाद 1858 आता है। 1858 में क्या है, इस पोस्ट को चेंज करके कर दिया गया वॉइस रॉय। तो अब क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय बना दिया गया। और वॉइस रॉय बनाने के लिए यहाँ पे जो सेपरेशन किया था दो पार्ट में, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसकी जो काउंसिल में दो पार्ट कर दिए गए थे, ये जो काउंसिल थी उसमें। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, ये अब क्या है, यहाँ पे वॉइस रॉय के अंडर आ गई लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है और यहाँ पे क्या है, इंडियंस को प्रशासन में क्या है, जगह मिलने लगी थी इंडियंस को इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1858 के बाद। देन उसके बाद क्या है, 1947 तक ये पोस्ट वाइस रॉय की रहेगी। और 1947 में जब इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाएगा तो वहाँ पे क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इस पोस्ट का नाम हो जाएगा, वॉइस रॉय की पोस्ट को कर दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और इधर क्या है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको क्या है 1946 से लेके 1950 तक ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगी, ये बन जाएगी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये वो असेंबली है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बनाएगी। देन उसके बाद क्या है, 26 जनवरी 1950 में क्या है, हमारा पार्लियामेंट बन जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये पार्लियामेंट बन जाएगा आफ्टर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमारा अब क्या है, संविधान बन चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो रहेगी वो पार्लियामेंट बन जाएगी। और 1846 से लेके 1950 तक क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रही थी और इन्होंने क्या है, संविधान बनाया था। और यहाँ पे यही जो असेंबली हुआ करती थी, उन्होंने क्या है 1951 से पहले जब इलेक्शन नहीं हुए थे, तो 1951 में हुए थे हमारे इलेक्शन, जो फर्स्ट इलेक्शन थे वो 1951 में हुए थे। तो इलेक्शन से पहले क्या थे, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई थी। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी वो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बनाई गई थी। और 1951 के बाद क्या है, इलेक्शन होने के बाद प्रॉपर गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई गई इंडिया में। तो ये था हमारा बेसिकली ओवरव्यू था प्रीवियस जितने भी हमारे एक्ट्स थे उनके। तो अभी क्या है, हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 देख लिया है। अब हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो 1892 में क्या है, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा है इंडियंस को। और ये लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू मिलने लगा है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए हैं यहाँ पे पहली बार। तो पहली बार यहाँ पे बेसिकली क्या है, इलेक्शन स्टार्ट किए गए थे। बट क्या है, इस लॉ में इलेक्शंस का एज ए पर्टिकुलर इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया गया था। तो यहाँ अब क्या है, इलेक्शंस होने लगे थे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। और यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो थे ये भी क्या है, नॉमिनेशन के थ्रू हुआ करते थे, ठीक है, नॉमिनेशन के थ्रू हुआ करते थे। अब यहाँ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी किसके, वॉइस रॉय के अंडर में जो हुआ करती थी, इसका फंक्शन और इंक्रीज कर दिया गया है, इसका फंक्शन एक्सपेंड हो चुका है। अब यहाँ बजट को यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, बजट का डिस्कशन करने का यहाँ पे प्रोविज़न आ चुका है। तो अब क्या है, पहली बार बजट पे डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ कितना पैसा खर्च होगा, कितना पैसा आएगा, ये सारे डिस्कशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली पैसे को लेके, मनी को लेके यहाँ पे डिस्कशन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो आज जो हमें डेमोक्रेसी मिली है, आज जो हमारी सरकार चल रही है, हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो आज जो हमारा बजट रिलीज़ होता है उसकी नींव हमारी 1892 में आ चुकी थी, ये हम देख सकते हैं। 1885 में क्या है, इसके बाद कांग्रेस आ चुकी है।
अब ये पॉलिटिकल एंटिटी यहाँ पे इंडियंस की एंट्री हो चुकी है उसकी। तो यहाँ पे कांग्रेस का क्या था काम, जो भारत के लोगों की जो बात थी वो इंग्लैंड तक पहुँचाना, ये इसका काम हुआ करता था, टू रिप्रेजेंट इंडियंस इन ब्रिटिश क्राउन। तो अब हम देख रहे हैं 1892 से पहले क्या था, जो रिप्रेजेंटेशन हुआ करती थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ब्रिटिशर्स के थ्रू हुआ करती थी। अब 1892 के बाद क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस आ चुके हैं, ठीक है। बट क्या है, यहाँ पे इंडियंस को क्या है, और भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए थे, और भी ज़्यादा रिफॉर्म चाहिए थे, जिसकी वजह से क्या है, जो गोखले थे वो इंग्लैंड में मॉर्ली से जाके मिलते हैं टू फर्दर रिफॉर्म। अब इनको क्या है, और भी ज़्यादा रिफॉर्म चाहिए थे, ठीक है। तो ये चाह रहे थे कि ये जो एक्ट आया है यहाँ पे क्या है, कुछ और रिफॉर्म होने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देना चाहिए। तो इलेक्शंस जो हैं वहाँ पे थोड़े से और मॉडिफिकेशंस होना चाहिए इलेक्शन में, तो इनको चाहिए था रिफॉर्म्स। तो इस वजह से क्या है, जो गोखले थे वो इंग्लैंड में जाके मॉर्ले से जाके मिलते हैं। बट उसका फ़ायदा जो है हमको क्या है, नेक्स्ट 1909 में जाके देखने को मिला है। जो 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, वहाँ हमको देखने को मिलेगा ये जो रिफॉर्म्स हैं जो आज हमने मांगे हैं वो हमको 1909 में जाके मिलेंगे। तो अब क्या है, हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 देखेंगे। अब 1909 में क्या हुआ था, तो 1909 जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोले जाते हैं। तो इनको देखो यहाँ पे क्या है, रिफॉर्म्स बोला जाने लगा है। तो रिफॉर्म्स क्यों, ये हमने क्या है, पिछले एक्ट में क्या था, हमने कुछ ज़्यादा रिफॉर्म्स मांगे थे। तो 1892 में हमने देखा था जो इंडियंस थे उनको रिफॉर्म्स चाहिए थे, वो उस एक्ट से क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से सेटिस्फाई नहीं थे, उनको और ज़्यादा रिफॉर्म्स चाहिए थे। तो इसीलिए क्या है, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है इसको, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को। तो मॉर्ले जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो जो थे वो थे वॉइस रॉय। तो ये दोनों पोस्ट हम देख चुके हैं, ये कौन हुआ करते थे ये हम अभी देख चुके हैं। तो यहाँ क्या है, पहली बार इंडियंस को जगह मिली है कहाँ पे, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वॉइस रॉय की, जो वॉइस रॉय के पास जो एक काउंसिल हुआ करती थी, तो उसकी काउंसिल में जो लेजिस्लेटिव पार्ट हुआ करता था और एक हुआ करता था एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ क्या है, इंडियंस को पहली बार एग्जीक्यूशन में पार्ट मिलने लगा है, और लेजिस्लेशन में क्या है, इंडियंस को पहली बार 1861 में पार्ट मिलने लगा था, और एग्जीक्यूशन में क्या है 1909 में आके मिला है हमको। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इंडियन जो थे वो थे सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा। तो ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली थी। तो इनको लॉ मेंबर की तरह वहाँ पे लॉ मेंबर बनाया गया था इनको। तो अब यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसकी जो पहले यहाँ 16 मेंबर हुआ करते थे, अब यहाँ क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा के 60 मेंबर कर दी गई है। तो ये यहाँ पे बेसिकली काफ़ी सारे चेंजेस आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी स्टार्ट कर दिया गया है फॉर मुस्लिम्स के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, जो मुस्लिम एरियाज़ हैं वहाँ से मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, और मुस्लिम लीडर ही वहाँ से रिप्रेजेंट कर सकता है उस एरिया को, उस टेरिटरी को। तो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो गया है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम वोट करेंगे, और इसको सेपरेट इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 1909 में स्टार्ट हो गई है किसकी, हमारा इंडिया को डिवाइड करने का यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ क्या है, हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी उसको तोड़ने की कोशिश कर दी गई है,
और धीरे धीरे ये क्या है बढ़ता जाएगा। और 1919 में क्या है जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो और भी लोगों को देने की कोशिश की जाएगी और इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी। बेसिकली डिवाइड एंड रूल जो है वो यहाँ पे अब दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो इंडिया में डिवाइड एंड रूल कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया वो यहाँ 1909 से दिखना स्टार्ट हो चुका है। देन इसके बाद क्या है जो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट हैं वो कौन थे? मिंटो। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिंटो के थ्रू लाई गई थी, तो ये फादर बने कम्युनलिज्म के। ठीक है, तो ये हमारा 1909 एक्ट था। देन उसके बाद क्या है अभी हमने 1909 तक देख लिया है, तो अब क्या है हम नेक्स्ट देखेंगे 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहाँ क्या है अभी तक 1909 तक 1885 के बाद यहाँ कांग्रेस आई थी। ठीक है, तो कांग्रेस ने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन मांगा पॉलिटिकल यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले हैं कांग्रेस के आने के बाद। देन उसके बाद 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है और यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है। तो यहाँ पे यूनिटी जो इंडिया में थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। देन उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज आता है 1915 आता है। 1950 में क्या है गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से और अब क्या है भारत की जो बागडोर है वो गांधी जी के हाथ में रहेगी और गांधी जी क्या है धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की तरफ इंडिया को लेके जाएंगे। तो अब क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये हम देखेंगे आफ्टर अराइवल ऑफ गांधी जी। तो अब क्या है पॉलिटिकली काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या था अभी तक क्या था हम लोग क्या है रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे। ठीक है, प्रशासन में हम अपनी जगह मांग रहे थे 1915 से पहले। अब गांधी जी के आने के बाद 1915 के बाद हम क्या मांगेंगे अब हम मांगेंगे इंडिपेंडेंस। अब हमको चाहिए आज़ादी। ठीक है, अब हम आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे 1915 के बाद। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।